हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड में हम एक्सुआन देखते हैं जो युवाओं से कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा काफी सारे स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटीज हैं। वैसे तो यह काम काफी ज्यादा ही डेंजरस भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अलावा जासूसी करने में कोई भी अच्छा नहीं है। तुम कल स्टार लो, एम्पायर में लौट के उन्हें मदद करो। अगर पॉसिबल रहा तो तुम्हें सन मून एम्पायर से कुछ साउल टूल्स भी चुराना है। उन साउल टूल्स हमारे लिए काफी ज्यादा ही काम भी आ सकते हैं। मैंने इस बारे में लजुअन जीवन से बात कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि सिविलियन स्टॉल टूल्स को प्रोड्यूस करना काफ़ी सारे रेयर मेटल्स चाहिए होंगे। अगर पॉसिबल रहा तो तुम्हें उन रेयर मेटल्स को भी लाना है, जिस पर यहाँ भी हाँ कर देता है। जबकि एल्डर जनला सीरियस लुक के साथ कहते हैं कि तुम्हें इस मिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही सावधान होना होगा। मुझे डर है कि मैं भी उस थी गट अटैक को ब्लॉक कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं उसे ब्लॉक कर भी लूंगा तो भी मैं सीरियसली इंजर्ड हो ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी जिसने भी थग गट अटैक को यूज करा था उसे भी इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ा होगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें डेड गर्ड की सीक्रेट को भी डिस्कवर कर लेना है। इससे हमें फ्यूचर में वॉर के टाइम में काफी बड़ा मदद मिल सकता है। नहीं तो मुझे भी नहीं पता है कि सिर्फ एक ही अटैक की वजह से कितने ही लोग मारे जाएंगे। और हाँ, इस बारी एकेडमी तुम्हें तुम्हारी साथ फ्रंट लाइन में और भी लोग भेजेंगे। नहीं तो अभी के तुम्हारी पावर सफिशिएंट नहीं होगा। उससे भी बढ़कर तुम्हें वहाँ पे नॉर्मल सोल्जर बनकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एकेडमी एक कॉन्ट्रैक्ट की मदद से तुम्हें डायरेक्टली व्हाइट टाइगर ड्यू के साथ काम करने की काबिल बना देगी। जिसे सुनकर यहाँ पूछता है कि एल्डर जनलॉ, क्या आपका मतलब ये है कि अब से एकेडमी स्टलो एम्पायर की मदद करेगी? तो एल्डर जनरल भी नामे जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इसे किसी भी तरीके की मदद नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम हायर एंड कमांड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। लेकिन सनम एम्पायर कभी भी हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इस बारी एकेडमी के लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हारे साथ तांग सेट की कुछ लोग जाएंगे। मेरे हिसाब से जू सांसी जियांग नान को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। वैसे भी वो लोग सल टूल्स यूज करने में ज्यादा अच्छे नहीं है। साइटो को यहीं पे रुकना है, जबकि साइटो और जाओ जाओ रिलेशनशिप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाओ जाओ को भी साइटो के साथ ही रुकना चाहिए। मैं बेबे को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता हूँ। तुम साइटो जाओ जाओ और बेबे के अलावा तुम खुद ही तांग सेल से और एक मेंबर को चूज कर सकते हो। और हाँ, एकेडमी की तरफ से भी हम एक पर्सन को तुम्हारे साथ भेजेंगे। अगर कैसा रहेगा हम एकेडमी से तुम्हें तांग उटंग को भेजें। और भाई लोग जब एल्डर जनरल तांग टंग की नाम को लेते हैं तो वो एक स्माइलिंग इंटेंट को पास करते हैं, जैसे कि वो जानबूझकर यहाँ को टीज कर रहे हो। और भाई लोग इस तरफ यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। और भाई लोग जब यह हमने सुना था कि उसे फ्रंट लाइन में दोबारा से लौटना है तो उसे भी फ्रंट लाइन में जाने की मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तांग उटंग को छोड़ना नहीं चाहता था। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तांग उटंग के डोंगर और क्योर से कुछ लेना देना है या नहीं। उसकी अपीयरेंस से ही यहाँ ऑलरेडी कन्फ्लेक्स वो यहाँ पे रुकने के लिए किसी भी कीमत को चुका सकता था। और अगर तांग उटंगी डोंगर निकलती है तो ये डोंगर की सारी मेमोरीज को रिकवर करने के लिए मदद करना चाहता था। और अगर तांग उटंग डोंगर नहीं भी निकलती है तो भी वो तांग उटंग से सिर्फ दोस्त की तरह ही रहना चाहता था। और अभी जब एल्डर जवान लॉ ने कहा था कि तांग टंग भी युहाओ के साथ में ही जाएगी, तो युहाओ को भी उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही खुशी मिली थी। फिर युहाओ थोड़ा सा हेजिन करते हुए एल्डर्स जन लॉ को कहते हैं कि एल्डर जन लॉ, क्या आपने मुझे ये पहले नहीं बताए थे कि तंग टंग ने पहले ही यहाँ पे टीचर बनने के लिए अप्लाई कर दिया है क्या? अगर वह हमारे साथ चलती है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस पर एल्डर जन लब्बी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो यहाँ पे सिर्फ टीचिंग के लिए ही नहीं आई थी, वो यहाँ पे सिरे गार्डियन की पोजीशन में भी अप्लाई करने के लिए आई थी। और एकेडमी टांग उटांग को तुम्हारी साथ भेजने की बहाना बनाकर उसे एक टेस्ट भी लेगी, और मैं उसे कुछ बहाना बनाकर तुम्हें चीफ एग्जामिनर भी बना दूंगा, ताकि वो तुम्हारी सारी ऑनर्स को फॉलो करे। वैसे भी वो भी तुम्हारी की तरह ही सोल सेज है और उसकी एबिलिटीज भी तुम्हारे मुकाबले में कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। और क्या तुमने पहले ये एक्सपीरियंस नहीं करा था? और बात रही कि वो डोंगर है या नहीं, ये तुम्हारी एफर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। वैसे भी तुम एक काफी टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग पर्सन हो। अगर वो डोंगर भी नहीं निकलती है तो भी तुम उसे कैसे ना कैसे करके तो पटा ही लोगे। इसलिए यह तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन ही रहेगा। जिस पर यह थोड़ा सा उदास होकर कहता है कि अगर वो डोंगर नहीं है तो भला मैं उसे क्यों पटाऊंगा, भला मैं उसका पीछा ही क्यों करूंगा।
यूं हाँ, ये कहने के साथ ही कुछ स्टेप्स को पीछे आकर सीरियसली ग्रीट करता है, जिस पर एल्डर जन लॉ कहते हैं कि बेवकूफ़ लड़के कुछ भी हो, एकेडमी तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेगी, अभी तुम भी यहाँ से चले जा सकते हो। मैं इमीडिएट टैंग उटंग को इस बारे में बताऊंगा। तुम तांग सेट में जाकर एक बार इस सभी से मिलो और तुम तांग सेट से एक पर्सन को चूज करो जो भी तुम्हें सूटेबल लगेगी। कल सुबह तुम यहाँ पे आना और तंग उटोंग को भी अपने साथ ले जाना। और भाई लोग, इतने में ही यहाँ सीगर्ट लेक से बाहर निकल कर आता है और तांग सेट की तरफ जाने लगता है। और इस टाइम में वो अभी थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी था। वो एक ही साथ में एक्साइटेड, हैप्पी और अनकम्फर्टेबल भी था। उसे सबसे ज्यादा डर यही था कि तांग उटंग और डोंगर अलग अलग पर्सन ना निकले। अगर तांग उटंग अलग पर्सन निकलती है तो यहाँ की उम्मीद में पानी फिर आ जाएगा। अगर ये पास्ट होता तो वह इतना बड़ा परेशानी में भी नहीं होता, क्योंकि तांग उटांग और डोंगर एक ही जैसे दिखते हैं। लेकिन अब हालत काफी ज्यादा ही बदल चुका था कि अब यहाँ पे वंकर भी था, इसलिए अब उसे ये ढूंढना था कि टंग टंग क्या अलग पर्सन है या फिर वो वंकर है या फिर वो डोंगर है। इन सभी चीजें के बारे में सिर्फ उसे ही ढूंढना था। और भाई लोग, ऐसे ही सोचते हुए यहाँ तुरंत ही तांगसेक में लौट जाता है और वहाँ पे बेब, जो काफी टाइम पहले वहाँ पे आ गया था, उसने सभी को इन्फॉर्म कर चुका था कि यूहाओ यहाँ पे आने वाला है। इसीलिए तांगसेट के सभी मेंबर्स भी यूहाओ का ही आने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ तांगसेट के अंदर पैर को रखता है तो सबसे पहले साइट उसे गले लगाता है और उसके बाद जिस्म से भी उसे गले लगाता है। जबकि इस तरफ यहाँ का इरादा तो कुछ और ही था। तो जियांग नानान और जव जाओ को हक करना चाहता था, इसीलिए वो हाथों को फैलाते हुए जाओ जाओ और जियांग नानान के आगे बढ़ने लगता है। जबकि जू सांसी और साइटो उसे रोकते हुए कहता है कि दुष्ट इंसान, आखिर तुम क्या पाप करने वाले हो। जिस पर यहाँ भद्द सा चेहरा बनाकर कहता है कि ऑफ कोर्स मैं मेरी सीनियर सिस्टर से क्लोज होने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लौटने के लिए काफी ज्यादा ही वक्त लगा है, इसलिए मुझे सभी लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करना होगा। यहाँ की इस बात को सुनकर साइटो और जू सांची ऑन ऑलमोस्ट सेम टाइम में कहते हैं कि इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। और भाई लोग, इन लोगों की ऐसी हालत को देखकर सभी लोग वहां से जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। जबकि यहाँ कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे जाने दे सकते हैं, मैं उन्हें हक नहीं करूंगा। तो जसन जी भी यहाँ को छोड़ते हुए कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम्हें भी तांग उटंग के बारे में पता चल ही गया होगा। वो तो ऑलमोस्ट डोंगर के जैसे ही दिखती है। आखिर यह सब क्या चल रहा है, पहले डोंग और उसके बाद कीर और अभी तांग उटांग। अब मुझे तुम यह तो मत बताना कि वो लोग ट्रिपलेट्स हैं। और भाई लोग, जब जू सांसी ट्रिपलेट्स वाली बात को बोलता है तो उसके मुंह से ऑलरेडी लाल टपकने लग चुका था और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो काफी जोरों से चिल्लाता है, क्योंकि उसकी एक कानों को एक डेलिकेट हाथों ने अपनी तरफ खींच के रखा था। फिर जियांग नानान गुस्से में कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे ट्रिपलेट्स। हाँ देखो, तो तुम्हारी यह सोचने के साथ ही तुम्हारी लाल भी टपक नहीं वाला है। जिसे सुनकर जूस से जल्दी से कहता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत तो कभी भी कर नहीं सकता हूँ। तुम ट्रिपलेट्स की तो बात ही छोड़ो, अगर वो लोग 10 भी होते तो भी वो लोग तुमसे कंपेयर कर नहीं सकते थे। यूहाओ, तुम देखो तो तुम्हारी आने के साथ ही तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। जिस पर यह हो भी कहता है कि इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। और बात रही तांग उटांग की, तो मैं भी ये श्योर नहीं हूँ कि वो डोंगर है भी या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बारे में तभी जान सकूंगा जब मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा। तो जूस जी भी कहता है कि वो डोंगर है या नहीं। पहले करके तो देखो, हम लड़के कोई भी डिसएडवांटेजेस में नहीं होते हैं। जिस पर जियांग नानान कहती है कि तो तुम्हें और भी मार खाना है। फिर बेबे स्माइल के साथ यहाँ को पूछता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या अब तुम यहाँ से लौटने वाले हो। तो यह भी नोट करते हुए कहते हैं कि मैं कल यहाँ से दोबारा से फ्रंट लाइन में जाने वाला हूँ। एल्डर जवान लॉ ने मुझे फ्रंट लाइन में जाकर स्टारलो एम्पायर की मदद करने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे सन्ने एम्पायर से कुछ सल टूल्स को चुराने के लिए भी कहा था। और हाँ, अभी मैंने एक सिविलियन सल टूल्स को भी लाया है। बाद में मैं टीचर जवान जीवन को ये भेज दूंगा। जिस पर बेबे चिंता करते हुए कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हो, क्या ये तुम्हारे कल्टिवेशन को डिले नहीं करेगा। उससे भी बढ़कर फ्रंट लाइन काफी ज्यादा ही खतरनाक है। अगर क्या होगा, दोबारा से 1.5 घर जो तुम बात कर रहे थे वो फायर हो गए। तो जिस पर यहाँ भी कहता है कि मुझे 1.5 गट से उतना भी ज्यादा डर नहीं है। जब से वंकर ने मेरे लिए सैक्रिफाइस करा है तब से मेरे पास उसकी डेस्टिनी की पावर आ गई है, इसीलिए मुझे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है।
इवन ट्रांसजेंडर 99 के पावर हाउस भी मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हैं। और मेरी एनालास की हिसाब से डेथ गट सिर्फ 5000 मीटर तक ही अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए अभी के लिए मेरा मकसद यह भी है कि फ्रंट लाइन में जाकर डेथ गट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूं। तो बेबी शॉक्ड होकर कहता है कि ब्रो, डेड गट सल टूल को डेड गट लो इस्तेमाल करते हैं। यह मिशन काफी ज्यादा ही डेंजरस है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। मैं जल्दी से एल्डर जवान के पास जाकर मिलता हूँ। वो कैसे तुम्हें इतना बड़ा मिशन दे सकते हैं? जिस पर यहाँ जल्दी से बेबी को रोकते हुए कहता है कि एल्डर ब्रदर, एल्डर जवान लॉ ने मुझे इसके ऊपर फोर्स नहीं करा है। उन्होंने तो मुझे सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ही कहा था। मेरे पास स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटीज हैं और मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटीज डेड गट वेपन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसलिए मुझे इसके ऊपर एग्जामाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं जीत नहीं सकता हूँ तो भी मैं वहाँ से भाग सकता हूँ। उससे भी बढ़कर एल्डर जन एल ने मुझे तंग सेड से कुछ लोगों को अपने साथ में ले जाने के लिए कहा था। और यूहाओ ऐसे ही उन सारी बातों के बारे में बता देता है जो एल्डर जवान लॉ ने यहाँ को बताया था, जिसे सुनकर बेबे कुछ भी नहीं बोल पाता है। जू सन से एक्साइटेड होकर नाचने लगा था और वो खुश होते हुए कहता है कि यह तो काफ़ी अच्छा बात है। अब मैं फाइनली सरेक सिटी को छोड़ सकता हूँ लिटिल जूनियर ब्रदर। क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बोर्ड हो चुका था? मैं पास्ट के कुछ टाइम से बेबे अंग सेट संभालने के लिए मदद कर रहा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अननोइंग भी हो चुका था। इसलिए बैटलफील्ड में कदम रखना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिए चलो, ये तेरा नाना नर में तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, मेरी सोल पावर भी ऑलरेडी 70 लेवल पर पहुँच चुका है। क्या तुम मुझे एक सूटेबल स्पिरिट पाने के लिए मदद करोगे? जब हम लौटेंगे तुम मुझे स्पिरिट पगड़ा में ले जाकर मुझे स्पिरिट पाने में मदद करना, क्योंकि उस टाइम में नानान भी ऑलरेडी लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। मुझे एक काफ़ी प्यारा और स्मार्ट स्पिरिट चाहिए। जिसे सुनकर यहाँ काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि सभी लोग काफ़ी तेज़ी में कल्टिवेट कर रहे थे। फिर यहाँ बेबी को भी उसकी कल्टिवेशन के बारे में पूछता है, जिस पर बेबे भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी इसकी तरह ही सेम लेवल पर ही हूँ। मुझे भी एक स्पिरिट की सख्त आवश्यक है। अगर तुम यहाँ पे टाइम में लौट कर नहीं आते हो तो हमें ही स्पिरिट पगोड़ा में जाना होगा। ऑफ कोर्स हम नानान को भी वेट करेंगे। और हाँ, साइटो भी लेवल 70 पर पहुंच चुका है। और भाई लोग, लव क्वायरिंग यंग वैली के टेस्ट को पास करने के बाद सभी लोग लेवल 70 पर पहुंच चुके थे। सिर्फ जाओ जाओ इन सभी लोगों से पीछे रह गई थी। फिर यहाँ कहता है कि क्यों ना हम स्पिरिट पगोड़ा की वजह डायरेक्टली स्टाडोल में ही चले जाएं और स्टाडोल में ही जाकर सूटेबल सो बीस्ट और स्पिरिट को ढूंढे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। जिस पर जसम जी भी एग्री करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा स्वीट टेबल रहेगा। वैसे भी उन सब सल बीस्ट तुम्हें हीरे की तरह ट्रीट करते हैं। जिस पर नानान कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा अच्छे से बात कर सकते हो? आखिर तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? यह इतना ज्यादा कैपेबल है कि यह पूरे फॉरेस्ट की डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। फिर यह सभी को कहता है कि तो ये ते रहा, चलो 2 दिन के बाद हम लोग फ्रंट लाइन में चले जाते हैं और हम कल ही यहाँ से स्टारडोल में स्पिरिट ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जाओ जाओ, आखिर तुम कितना दूर हो जिस पर जाओ। जाओ भी डिप्रेसो करर कहती है कि 3 रैंक्स मैं अभी सिर्फ लेवल 67 पर ही हूँ। जिसे सुनकर यहाँ हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारी उम्र में हम दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा ही आगे आ चुके हैं। अगर तुम 67 लेवल पर होकर भी डिप्रेसो हो तो दूसरे सोल मास्टर तो मर ही जाना चाहिए। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से ही लौट जाऊंगा। और जब तुम लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू करोगी तो हम तुम्हारे लिए स्पिरिट रिंग ढूंढेंगे। तुम मेरे यहाँ पे आने की इंतज़ार करो। फिर हो बेबी को पूछता है